हम घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में लेकर आए हैं कृतिका भाग 2 का अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक का प्रश्नाभ्यास। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। का अर्थ है बदहवास अर्थात हवास गायब होना, कि जॉर्ज पंचम की नाक न होने पर सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से अपना होशो हवास खो देते हैं, उसके ऊपर उसका वर्णन करना है कि वह उनकी किस प्रकार की मानसिकता तो सोच को दिखाती है। उत्तर है, सरकारी तंत्र की यह मानसिकता को दर्शाती है कि सरकारी तंत्र जागरूक तभी होता है जब समस्या सिर पर आ जाती है। अगर कोई भी दिक्कत है, जब उनके सिर पर कोई समस्या आ जाती है तभी वे तैयार होते हैं किसी काम के लिए। दूसरा, सरकारी तंत्र में हर मामले पर समितियां बनाई जाती हैं, सभाएं होती हैं और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। मीटिंग पे बुलाते हैं, मीटिंग बैठते हैं और उसका हल कुछ भी नहीं होता। नंबर 3, सभी जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं, कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता, अपने से छोटे अधिकारियों पर अपनी जिम्मेवारी का बोझ टाल देते हैं। नंबर 4, विचार विमर्श उच्च स्तर पर होते हैं परंतु निष्कर्ष निम्न स्तर पर प्रकट होते हैं। नंबर 5, सरकारी दफ्तरों में फाइलें खोजने पर नहीं मिलती या फिर फाइलों में कुछ नहीं मिलता। अफसर केवल और केवल घूसखोर चापलूसी करने वाले होते हैं। नंबर 6, एक विभाग अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर डालता रहता है और कार्य इसी तरह फंसा रहता है, कार्य आगे नहीं बढ़ता। अब है प्रश्न नंबर 2, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने पाठ पढ़ाया जब भी बताया था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? परेशानी का कारण, उसकी क्या परेशानी सही थी? ये प्रश्न आपसे बताना है, साथ में तर्क देना है, उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करना है। उत्तर है, रानी एलिजाबेथ साम्राज्ञी थी, महारानी थी, कोई छोटी हस्ती नहीं थी, एक बहुत बड़े महान साम्राज्य की हस्ती थी जिसका कि अनेक देशों में साम्राज्य स्थापित था। दर्जी पर रानी की वेशभूषा की जिम्मेवारी थी, उसे यह तय करना था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन सी ड्रेस पहनेगी। उसकी परेशानी बिल्कुल तर्कसंगत थी, क्योंकि किसी महारानी के लिए उसकी वेशभूषा उसके पद के अनुसार होती है और दर्जी का इस प्रकार से चिंतित होना लाजमी था। लिख लेंगे। अब प्रश्न नंबर 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। कायापलट होता है परिवर्तन, बदलाव। नई दिल्ली में कायापलट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे? अब देखिए, यहां पर पाठ में नहीं आया, पाठ में कुछ आया है, लेकिन आपने अपनी सोच और कल्पना के आधार पर उत्तर देना है। उत्तर देखिए, नई दिल्ली में का कायापलट होने लगा और जो जो परिवर्तन हुए वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सुविधापूर्वक और चमकदार बनाया गया होगा। नंबर 2, सड़कों के किनारे और पार्कों के पेड़ों की काट छाट कर आकर्षक बनाया गया होगा। नंबर 3, संपूर्ण शहर में सफाई की व्यवस्था की गई होगी और सजावट के लिए भी प्रयास किए गए होंगे। नंबर 4, सरकारी इमारतों पर रंगीन
रंगीन पॉलिश की गई होगी या पेंट किया गया होगा और सभी सुविधा की सामग्री उनमें उपलब्ध करवाई गई होगी। नंबर 5, सरकारी लोनों तथा पार्कों को की हरी भरी घास को काट छाट कर उन्हें चमकदार और आकर्षक बनाया होगा। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का प्रचलन चल पड़ा है। अब चर्चित हस्तियां फिल्मी हस्तियां कह सकते हैं हम, कोई बड़ा नेता कह सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो सकता है और भी कोई हो सकता है, तो उनकी भी छोटी छोटी बातें भी अखबारों में आती हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर देखिए, हम नहीं समझते कि इस प्रकार की पत्रकारिता समय व धन की बर्बादी के सिवाय कुछ दे सकती है, क्योंकि कितनी बड़ी हस्ती हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके पास पैसे हैं, उसके पास शोहरत है, तो उस हिसाब से अपना कार्य करता है और उसके दैनिक जीवन से सामान्य लोगों को से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस किस्म की पत्रकारिता घटिया होती है, क्योंकि आम लोगों को चर्चित हस्तियों के पहनावे, उनके अंगरक्षकों, उनके पालतू कुत्तों तथा कामगारों की जीवनियों को जानने या पढ़ने की उत्सुकता बिल्कुल नहीं होती। उन्हें अपने दैनिक जीवन और खान पान से ही वास्ता होता है। प्रश्न नंबर 2 इसका, युवा उनके पहनावे की नकल करने की कोशिश में जीवन को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। अब क्या होता है इस प्रकार की पत्रकारिता का प्रभाव? जो नौजवान बच्चे हैं वैसा बनना चाहते हैं। यह फैशन परस्ती युवा पीढ़ी पर बुरा असर डालती है, क्योंकि अगर उनके पास पैसा न हो तो के चक्कर में गलत धंधों में फंस जाते हैं और पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? नंबर 1, मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिससे लाट बनाई गई थी। दूसरा, उसने पूरे भारत में नाक की नाप लेकर भारत के में नाक की तलाश की। उसने सभी नेताओं की मूर्तियों से नाक की नाप ली, यहाँ तक कि बिहार सेक्रेटेरिएट में शहीद बच्चों की नाक की नाप ली गई। उसने निरंतर सरकारी तंत्र को ढांढस बंधाया और अंत में जिंदा नाक लगा दी। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे कथन छाट कर लिखिए। तो ये आप लिख लेंगे। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, मैं इसको भेजूंगा तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। फिर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे, नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किया गया था। देश के संपन्न और बड़े लोगों की मीटिंग बुलाई गई, मसला पेश किया गया। मूर्तिकार या तो कलाकार थे और जो पैसे से लाचार था। इस प्रकार से बहुत से बातें आई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं अब अगला। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान का वह प्रतिष्ठा का द्योतक है, परिचायक है सम्मान का। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? लिखिए। यह पाठ एक व्यंग्य रचना है। नाक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। नाक कटने का अर्थ होता है कि इज्जत का चले जाना। जॉर्ज पंचम की नाक कट जाने का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा का धूल में मिल जाना है।
यह दोनों देशों के लिए परेशानी का सबब बन गया था। ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भारत पर खतरे का प्रतीक बन गया। पाठ में यह सत्य भी उद्घाटित हुआ कि भारत के नेताओं, शहीदों, बच्चों सभी की प्रतिष्ठा हमारे लिए विदेशियों से अधिक है। उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, परंतु आत्मा पर भारत माता का शासन था और हमेशा रहेगा। प्रश्न नंबर 8। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है? अभी आपको पहले क्वेश्चन में भी आई ये बात। इस बात से संकेत देती है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए भारतीय नेताओं और बच्चों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान विदेशी शासकों की तुलना में कहीं अधिक है। निर्दयी विदेशी शासकों को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। इसे सोचने पर भी हमें गुलामी की बू आती है। प्रश्न नंबर 9। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? इस खबर को जिस दिन प्रस्तुत किया गया उस दिन अखबारों में छपा था जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा कोई उत्तर नहीं छपा, ना ही कोई समारोह की घटना छापी गई, ना कोई उद्घाटन की, ना किसी के स्वागत समारोह की। इसका अर्थ था नाक का विरोध करने का एक ढंग था कि अखबार, समाचार पत्र पूरी तरह से इस नाक लगने की घटना का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रश्न नंबर 10। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से भले ही दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था, परंतु सम्मान नहीं था। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकार अवश्य कर रखा था, लेकिन हम अंग्रेजों का किसी प्रकार से सम्मान नहीं करते थे। भारतीयों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला रखा था, चाहे वो आंदोलन हो या कोई अन्य घटना हो। प्रश्न नंबर 11। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली दिन खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें एक विदेशी शासक पर अपने देशवासी व्यक्ति की जिंदा नाक लगाना कतई पसंद नहीं था। वे इस बात का पुरजोर विरोध प्रकट कर रहे थे कि हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि एक बाहरी आक्रमणकारी शासक का हमारे देश के एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा सम्मान हो। इस प्रकार से आप इनको